वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 3 के बारे में, और साथ ही साथ सेक्शन 3 से जो MCQ बनते हैं जुडिशरी एग्जाम में, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 में बताया गया है साधारण स्पष्टीकरण, यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशंस। अगर आप इसे पुरानी धारा से कवर करें तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 32 और 33 में इसके बारे में बताया गया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 में साधारण स्पष्टीकरण क्या है। सेक्शन 3 साधारण स्पष्टीकरण। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड, यानी कि अपराध की प्रत्येक परिभाषा आपने सेक्शन 2 में जो परिभाषा पढ़ी, जिसने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा भाई जाके देख लो। प्रत्येक दंड, उपबंध और जो भी प्रत्येक दंड हो, जो जैसे कि जो उपबंध जो बताए गए, और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड के उपबंध का प्रत्येक दृष्टांत जो है साधारण अपवाद या साधारण अपवाद हो, ठीक हो, शीर्षक वाले अध्याय के अंतविष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। इसका मतलब यही साधारण स्पष्टीकरण में अगर भारतीय न्याय संहिता में प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड के जो भी उपबंध है उसके दृष्टांत हो या साधारण जो भी अपवाद हो, एक बार जो इसमें बताया गया वही रहेंगे, उन्हें दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। भाई जो पढ़ लगा भाई इसका तो ऐसा नहीं ऐसा, दोबारा उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। जो बस इसमें बता दिया तो बता दिया, उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। जैसे दृष्टांत क्या बता रखा, इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों को परिभाषाएं अंतविष्ट है, यानी कि सम्मिलित है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्याधीन समझी जानी है जिनमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती अपराध नहीं। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन में पहले बता रखा कि अगर 18 वर्ष से कम का कोई भी है तो उस बालक की श्रेणी में आएगा, लेकिन अगर उसकी आयु 7 वर्ष से कम हो, वो है कितना भी बड़ा अपराध कर दे, जहाँ किसी की मृत्यु क्यों ना, उसे किसी भी तरह का कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें यह साधारण अपवाद में पहले बताया गया 7 वर्ष से कम आयु के बालक चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करते, उसे किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। ख में बता रखा कि क्या एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है, यानी कि यानो हत्या की और क्या के पास वारंट नहीं है, पकड़ लेता है। यहाँ क्या सदोष परिरोध का मतलब किसी को 4 दीवारों में बंद करना, के अपराध का दोषी नहीं है। भाई किसी भी अपराध को दोषी नहीं, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, यानी कि उसकी विधि द्वारा बाउंड था वो, और इसलिए यह मामला उस अपराध साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है जिसमें यह उपबंध है। भाई छोटी सी बात हो, अगर कोई आम आदमी किसी को 4 दीवारी में बंद कर रहा है, कमरे में बंद कर रहा, तो उसको सदोष परिरोध कहा जाएगा। लेकिन यही काम अगर कोई पुलिस वाला कर रहा तो इसमें साधारण अपवाद में ये बता रखा कि क्योंकि पुलिस जो है ना विधि द्वारा बाउंड हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अपराध अगर अपराध कर रहा उसको पकड़ को जेल में भी डाल सकती हो। इसलिए कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। अगर यही काम कोई आम आदमी किसी दूसरे आदमी को पकड़ो, किसी 4 दीवार में बंद कर दे, किसी मकान में, दुकान में, उसमें, यह अपराध हो, अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन पुलिस द्वारा नहीं आएगा। हाँ, अगर यही काम अगर कोई पुलिस वाला अपनी पर्सनल दुश्मनी या भड़ास निकालने के लिए कर रहा तो भाई उसके लिए भी अपराध हो। ठीक है भाई। सब क्लोज टू में बता रखा कि प्रत्येक पद जो बता गया जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया, किसी भी सेक्शन में किया गया, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। मतलब
किसी भी सेक्शन में अगर स्पष्टीकरण जो बता दिया गया तो इस संहिता के प्रत्येक भाग में, हर एक भाग में जो भी स्पष्टीकरण है उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा या किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी सेक्शन दे रखी, हर एक अलग सेक्शन का अलग स्पष्टीकरण हो और उसका स्पष्टीकरण हो उस धारा के हिसाब से ही किया गया, बस इसका मतलब ये हो, यानी कि कोई और सी धारा स्पष्टीकरण कोई और सी धारा का दे रहा, ऐसा नहीं है। जो भी धारा है उसका जो भी स्पष्टीकरण बता रखा उसके धारा के हिसाब से बता रखा। सब क्लॉज 3, जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति के पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति या तो वो उस व्यक्ति के पास हो, ठीक हो, या उसकी पत्नी के पास हो, या उसके नौकर के पास हो, या उसके सेवक के पास हो, लेवक या उसके मुंशी, जो कहते हैं लिपिक मुंशी के पास हो, तो यही मानना जाएगा कि वो संपत्ति उसी के पास हो। जैसे कोई कार हो, एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा, कार हो, जो ऑनर हो वो अपने ड्राइवर को दे दे, ले भाई से चला दे। ड्राइवर से कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये नहीं है कि भाई ड्राइवर का मसला था, भाई ड्राइवर खुद जानो, उसका जो ऑनर हो ये नहीं कहेगा भाई नहीं ड्राइवर का मसला, ये नहीं है। तो ऐसा मानना जाएगा कि वो जो गाड़ी जो उसका ऑनर तो मालिक ही उसका, बस यही। कोई अगर संपत्ति उसकी पत्नी के पास हो, लिपिक के पास हो, मुंशी के पास हो या सेवक के पास हो, कोई उसके नौकर के पास हो, तो ये माननी जाएगी भाई उसी व्यक्ति के कब्जे में। इसमें जो स्पष्टीकरण बता रखा, लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजन कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। यानी कि इस धारा में जो बता रखा ना, इसके अकॉर्डिंग ही या तो वो लिपिक हो या वो सेवक, जो इस धारा में उपधारा में जो बता रखा। सब क्लोज 4, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संदर्भ के जो प्रतिकूल का जो इंटेंशन हो प्रतीत ना हो, यानी कि हमको पता लग रहा कि हाँ भाई ठीक हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्य का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। इसका मतलब ये हो कि जो शब्दों का जो विस्तार अवैध लोप, यानी कि पहले तो ओमिशन हुआ, उसके बाद ही एक्ट किया गया, बस इसका मतलब ये हो कि प्रत्येक भाग में किए गए एक्ट यानी कि कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है, यानी कि पहले ओमिशन किया गया और फिर बाद में एक्ट किया गया, बस ये इसका मतलब। क्लोज 5, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी कि कॉमन इंटेंशन जो कहते हैं ना, सामान्य आशय। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा, 5 लड़के मिलकर बैंक की रॉबरी कर रहे हैं। उसमें से एक को कहा कि भाई आप बाहर खड़े हो जाओ, हम 4 अंदर जा रहे हैं पैसा लेने के लिए। एक जो था वो बाहर देखभाल कर रहा था, कोई पुलिस ना आ जाए, कोई ऐसा आदमी ना आ जाए जो हम हमारे काम में दिक्कत दे। और वो 4 थे वो अंदर थे। अंदर ऐसा हुआ कि कोई मैनेजर या कोई भी अपना उन्होंने चोरी करने से, डकैती डालने से मना कर रहा था। तो उनमें से एक बंदे ने उसको गोली मार दी। जब गोली मार दी तो पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो वो जो बंदा बाहर खड़ा था वो ये नहीं कहने का कि मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई गोली नहीं मारी, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा क्या कर रहा था, मैं तो सिर्फ रखवाली कर रहा था, कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको गोली मारने का, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं हत्या का दोषी नहीं होने का, मुझे सिर्फ डकैती का ही दोषी। लेकिन इसमें मसला यहाँ आ जाए कि सामान्य आशय, भाई जो आप बैंक रॉबरी जो आप कर रहे थे तो उसमें आपकी जो इंटेंशन थी वो सामान्य थी सबकी, ठीक हो। बस इसका मतलब यही कि वो जो बंदा जो बाहर खड़ा वो भी हत्या का दोषी होगा अगर किसी उसमें से 4 में से किसी ने अंदर किसी एक को या किसी मैनेजर किसी आम आदमी को गोली मार दी, क्योंकि उनकी जो सामान्य इंटेंशन थी वो बैंक रॉबरी करने की थी। बस यही इसका मतलब। क्लोज 6, जब कोई
जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे बलवा, भाई हमें पता कोई झगड़े की संपत्ति, ठीक हो, और दो पक्ष उनमें लड़े बज रही, मेरी या मेरी, इसमें तो 10 आदमी की तरफ से 10 आदमी की तरफ से, तो मैं जो 10 आदमी ऐसा वो झगड़े की संपत्ति वो, हालांकि एक बंदा ऐसा था उसको पता था कि भाई हाँ, उसको ज्ञान था कि भाई हम गलत खड़े या ज़मीन दूसरे की, और उसको इंटेंशन भी थी कि भाई यहाँ लड़े झगड़ा हो सको या कुछ भी हो सको। तो उसके बाद वो उसके हाथ में लाठी डंडा भी था, और जब लड़े बच जा तो पीछे हो जा, मतलब फिर बाद में जब पुलिस अरेस्ट कर ले वो कहते साहब मैं तो अपना सिर्फ वहाँ खड़ा था, मेरा तो कोई रोल है ही नहीं। हालांकि उसको इस बात का ज्ञान था कि वो अपराधी, उसको ज्ञान था कि जो प्रॉपर्टी जहाँ जिसके साथ हम आए, ठीक हो, कि या दूसरे पक्ष की प्रॉपर्टी, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, साथ में आपके हाथ में लाठी डंडा भी, और आप दूसरे की प्रॉपर्टी में खड़े भी, तो यही माना जाए कि ये कार्य उसे अकेले द्वारा किया गया। ये नहीं कहना कि इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं है जी, मैं तो हाथ छोड़ा ही नहीं, मैं तो डंडा लेकर पीछे ही खड़ा रहा, मेरा तो मैंने किसी को मारा ही नहीं, इसका मतलब यही बस। क्लॉज 7 में यह बताया गया है जहाँ कहीं किसी कार्य कोई एक्ट द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम, इसका जो भी रिजल्ट का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना, यानी कि उसको प्रयत्न करना अपराध है। किसी काम को करना या उसको करने का प्रयत्न करना क्या हो, अपराध हो। वहाँ समझा जाना है कि उस परिणाम का अशत थोड़ा सा जो कार्य, यानी कि पार्टली कार्य द्वारा, पार्टली तो थोड़ा सा तो एक्ट हो गया, और अशत और थोड़ा लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। दृष्टांत से समझेंगे हम क्या है अशत, यानी कि पार्टली यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके, यानी कि जो क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यह को भोजन देने की थी, लेकिन वो उसको भोजन देता नहीं, वो क्या कर रहा, एक ओमिशन कर रहा। अशत यह को पीट कर जानबूझकर यह की मृत्यु कारित करता है, क्या ने हत्या की है, यानी कि एक तो उसको जो खाना देना था उसको खाना नहीं दिया, और फिर यह को कैनो पिटा और जानबूझकर यह की मृत्यु कारित कर दी, क्या ने हत्या की है। भाई कैनो क्या किया, उसको जो खाना देने का जो उसको अधिकार था, भोजन देने का जो उसको अधिकार था, एक तो भोजन नहीं दिया, यहाँ पर उसने क्या किया, ओमिशन की, जो उन्होंने अपने कर्तव्य पूरा नहीं किया, और उसे पिटा भी या उसने एक्ट कर दिया, इसका मतलब यही। सब क्लॉज 8, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेला या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। भाई दृष्टांत समझ लेते हैं, कै दृष्टांत में क्या दे रखा। दृष्टांत कै में बताया गया, कै और ख पृथक यानी कि अलग अलग रूप से और विभिन्न समय पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई हम न्याय की हत्या करेंगे और इसको छोटी थोड़ा इसको क्या देंगे, जहर देंगे। भाई आपको याद आ जाएगा जैसे मुख्तियार अंसारी द्वारा बताया गया था कि भाई मुझे जहर दिया जा रहा, बस आपको याद रहा होगा। ये कै और ख यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार यह को विष देते हैं, यानी कि एक दूसरे की सहमति से विष दे, यानी कि थोड़ा सा विष कह देगा, थोड़ा सा विष खा देगा। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है, यानी कि उसको कई ऐसी जो दी गई उसके प्रभाव से मर जाता है। यहाँ कै और ख हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, तो वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं। यद्यपि उनके कार्य पृथक हो, भले ही उनके कार्य अलग अलग हो, लेकिन थोड़ा जहर तुनो दिया, कहनो दिया, थोड़ा जहर खैनो दिया, और उसी जहर के प्रभाव से उसकी यह की मृत्यु हो गई, तो वह दोनों अपराध के दोषी हो गए। कै और ख संयुक्त जेलर है, अपनी या उस हैसियत में वो एक कैदी यह का बारी बारी से एक समय में
6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं, यानी कि 6 घंटे एक ड्यूटी करोगा, 6 घंटे दूसरा ड्यूटी करोगा। यह को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन कै और खै को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से यह की मृत्यु करित कर दी जाए, प्रत्येक अपनी हाजिरी के काल में, यानी कि जिसका भी नंबर आओगा, यानी कि सुबह की ड्यूटी, एक की शाम की ड्यूटी, या सुबह के समय में, यह को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से करित करने में जानते हुए संयोग करते हैं। यह भूख से मर जाता है और कै और खै दोनों यह की हत्या के दोषी है। यानी कि कै और खै हो, एक जेलर हो, उनकी ड्यूटी एक की सुबह को लग रही है, जैसे एक की शाम की लग रही है, ठीक हो। अब उन्होंने जो यह हो कोई जेल में बंद हो, तो वह क्या कर रहे कि ना तो वो सुबह को खाना दे रहा, एक सुबह को दे रहा जिसकी ड्यूटी, एक शाम को रात को दे रहा। तो वह उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जेलर की जो जिम्मेदारी, कोई भी अगर जेल में बंद हो, खाने का, पीने का, रहने का, उसकी सभी व्यवस्था वो अच्छी तरीके से पूरी करेगा। लेकिन वो तो दे नहीं रहा है, खाने को ही दे रहे ना, को जिसकी ड्यूटी सुबह को दे रहा है, एक शाम को दे रहा, तो वह भूख के कारण वह मर गया। तो कै और खै हत्या के दोनों दोषी हैं। दृष्टांत गै एक जेलर, कै एक कैदी यह का संरक्षण भार रखता है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी, यानी कि उसकी संरक्षण की जो जिम्मेदारी जो कैदी वो जेलर के पास हो। कै यह की मृत्यु करित करने से आशय से यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, यानी कि क्या कर रहा, यह को खाना देता, कमीशन कर रहा, जो उसकी जिम्मेदारी उससे पूरा नहीं कर रहा, जिसके परिमाण स्वरूप यह की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जा। किंतु सुधा पीड़न उसकी मृत्यु करित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो उसकी जो सुधा पीड़न हो, उसको जो थोड़ा बहुत दिया जा रहा खाना हल्का फुल्का था, तो उसकी पर्याप्त नहीं है, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। क्या अपने पद से च्युत कर दिया जाता है, यानी कि वो उसकी जगह कोई और दूसरा उसको वो हट जा, वो कहीं और चला जा, और खै उसका उत्तरवर्ती होता है, और खै उसकी, यानी कि वो जेलर तो कहीं और चला जा, उसकी जगह खै आ जा। कै किसे दुस्संधि या संयोग किए बिना खै यह जानते हुए कि ऐसा करना से संभव है, यानी कि उसको कै का और खै का आपस में कोई बातचीत नहीं हुई, कोई दुस्संधि नहीं हुई, ठीक हो, किसी बात को लेके भाई हमें इसको मारना या कुछ भी करना, आपस में उनकी कोई जो कह देगा ना, कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। ऐसा करने से संभव कि यह की मृत्यु कर दे, उसने देखा भाई यह की मृत्यु करना ही बेहतर हो। यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, और वह खै भी यह को खाना नहीं देता, जो ओमिशन कर रहा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वह भी पूरा नहीं करता, यह भूख से मर जाता है, और यह भूख से मर जाता है। खै हत्या का दोषी है, किंतु कै ने खै से सहयोग नहीं किया, इसलिए कै हत्या के प्रयत्न का दोषी है। अगर कै खै को कह देता है काम कर, तुझे खाना नहीं दिए, अब तो खैर मैं इनसे जा रहा, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन तुझे भी खाना नहीं देना, तो वह भी हत्या का दोषी होता। लेकिन वो पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो उसने हत्या करने का प्रयत्न किया था पूरा, लेकिन नहीं हुआ, उसकी हत्या नहीं हुई। लेकिन खै ने उसको जो खाना दिया, उसकी मृत्यु होगी, इसलिए खै जो हो हत्या का दोषी, किंतु कै ने खै से सहयोग नहीं किया, उसको मिला नहीं, उसका कोई भी उन्होंने दुष्प्रेरण नहीं हुआ उनका, तो इसलिए कै खै के प्रयत्न का दोषी है। इसलिए जो कै हो हत्या के, यानी कि हत्या के प्रयत्न का दोषी है। क्लॉज 9 में, जहाँ कई व्यक्ति, निरे सारे आदमी किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए, किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबंध या से जुड़े हुए, वह उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जैसे कई व्यक्तियों ने मिलकर 5 आदमी ने मिलकर एक डकैती करी, उसमें जो उसका सारा माल चुरा लिया किसी के साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ बंदों ने कहा कि हम इसे बेचेंगे, और कुछ बंदों ने कहा भाई कुछ माल हम ही रखेंगे, ठीक हो। तो उसमें भाई जिन्होंने डकैती करी, अगर वे पकड़े जाते डकैती करी, उन्हें अलग सजा मिलेगी। जिन्होंने माल बेचा दूसरे वाले को, जिसको बरामद भी हो गया, उसको अलग सजा मिलेगी, और जिन्होंने अपने पास कब्जे में रख लिया था, उसको अलग सजा मिलेगी। इसका मतलब यही। चलो इसका दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत, क्या गंभीर प्रपोकन, यानी कि बुरे गुस्से में कि ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, यह पर आक्रमण करता है कि यह
का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसी आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। यानी कि क्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा और वो यह के ऊपर ठीक हो, उसका वध किया जाना केवल आपराधिक मानव वध है, यानी कि उसको गुस्सा आ रहा बहुत ज़्यादा, जो हत्या कोटि में नहीं आता। खै जो यह से वैमनस्य रखता है, यानी कि जो उसको दुश्मनी रखो, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन और वशीभूत न होते हुए यह का वध करने में कै की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि कै और खै दोनों यह की मृत्यु करने में लगे हुए हैं। कै हत्या का दोषी है और कै केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हो कि जो कै हो वो खै को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिवा दे किसी बात को लेकर, और खै को ज़्यादा जो गुस्सा जब आ जा तो क्या हो, जो यह हो, यह क्या करता हो कि खै को जो कैसे दुश्मनी रखो यह, और क्या नाम हो, अपनी जो सोचो कि एक काम कर दो, उठा के उसके हाथ में हथियार दे दो खै के, जो इसे मार देगा क्योंकि गुस्से में से है ही, गुस्सा से बहुत ज़्यादा हो तो उठा के तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन जो खै था वो इतने गुस्से में होता, उसको पता ही नहीं कि तू क्या कर रहा, तो यह क्या करता हूँ, ठाक उसके हाथ में बंदूक दे दी खै के, और वो इतने गुस्से में होता, ठाक उसने कै को गोली मार दी। उसको पता नहीं था कि तूने क्या किया, और उसने अपनी दुश्मनी निकाल ली यह नो। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि खै जो हो हत्या की दोषी, और यानी कि जो यह हो कह देना कि भाई अपराध करने वाले से बड़ा करवाने वाला हो। तो बस मैं यही बता रहा कि जो खै हो वो आपराधिक मानववध का दोषी हो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और जो यह हो हत्या का दोषी यह हो क्योंकि उसने करवाया। अगर वो उसे बंदूक न देता शायद उसकी हत्या न होती क्या की नहीं। चलो खैर, अब इसके जो MCQ है, इंपॉर्टेंट जो MCQ है, इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, BNS की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह का दायी होता है जैसे कि वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया है। मैंने जो आपको बताया था बैंक डकैती वाला मसला, ये यही बहुत इम्पोर्टेंट हो भाई। धारा 3 सब क्लोज 5 में यह बताया गया है, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 2, BNS की धारा 3 सब क्लोज 5 बताती है, ठीक है, एक मौलिक अपराध सुसज्जित करती है, यानी कि सब मिलकर कर रहे। साक्ष्य का एक ही नियम है, A और B दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका B हो। साक्ष्य का एक ही नियम हो, भाई मैंने जो आपको बताया था बस वही बैंक डकैती वाला। क्वेश्चन नंबर 3, BNS की धारा 3 क्लोज 5 के तहत भी भागीदारी के लिए शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है लेकिन सभी मामलों में नहीं। यानी कि ऐसा अगर कोई बैठा फ़ोन पर भी कह रहा ना भाई फला के यहाँ चोरी कर दे, मेरा फ़ोन पर बता रहा, डायरेक्शन दे रहा, यानी कि वो बैंक के बिल्कुल सामने तो खड़ा नहीं, कोई इंगो तिंगो खड़ा होने के बावजूद, आजकल फ़ोन चल रहे हैं ना, या ऐसी जगह खड़ा कि उसे दिख रहा कब पुलिस आई कैसे आ गई, तो इसका मतलब यही बस समझ जाओ कि अगर कहीं दूर भी खड़ा ना बैंक से या कहीं पर खड़ा तब भी यही मानना जाएगा सामान्य आशय। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य आशय का अर्थ सभी व्यक्तियों का सामान्य आशय, यानी कि सभी का, भाई बैंक डकैती सबका, बस यही। क्वेश्चन नंबर 5, जब कोई आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अंकित करने के लिए कई व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक उत्तरदायी होता है। A, मानो यह उनमें से प्रत्येक द्वारा अकेले में किया गया था, का मतलब यही भाई। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य आशय का सिद्धांत तभी लागू होता है जब कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हैं, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हो भाई, ठीक है, कम से कम 2। क्वेश्चन नंबर 7, BNS की धारा 3 क्लोज 5 गठित करती है। B, सामान्य आशय और प्रत्येक कार्य दोनों को साबित करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 3 क्लोज 5 आवश्यक तत्व नहीं है? डी, अपराध में शामिल लोगों का सामान्य आशय। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 3 क्लोज 5 का आवश्यक तत्व नहीं है? डी, किसी सामान्य उद्देश्य के अग्रसर के लिए किया गया कार्य। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस मामले में लॉर्ड साइमन ने कहा था वे सभी में भी सम्मिलित होते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं? सी, बारीनंद कुमार घोष बनाम एम्पियर में यही बात कही गई थी भाई। क्वेश्चन नंबर 11, किस मामले में न्यायालय ने माना है कि सामान्य आशय का संजन घटनास्थल भी हो सकती है? बी, महबूब साहब बनाम एम्पायर ने कहा था कि भाई किसी मामले में न्यायालय ने माना है कि सामान्य आशय का सुसंजन घटनास्थल पर भी हो सकती है। ठीक है। और भाई क्वेश्चन नंबर 12, बीएनएस की धारा 3 क्लोज 5 के तहत संयुक्त दायित्व के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि सामान्य आशय यानी कि इंटेंशन सेम थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस मामले में पीवी काउंसिल ने सामान्य आशय और समान आशय के बीच अंतर किया? भाई सामान्य आशय अलग और समान आशय के बीच अंतर किया। बी, महबूब साहब बनाम एम्पायर के केस में कहा था कि भाई सामान्य आशय अलग हो और समान आशय अलग होता हो। क्वेश्चन नंबर 14 में बीएनएस की किस धारा 3 क्लोज 5 को धारा 190 के बीच अंतर है? आंसर हो सी, धारा 3 क्लोज 5 के लिए कृत्य में प्रक्रिया भागीदारी की आवश्यकता है, जबकि धारा 190 के लिए विधि विरुद्ध जमाव में केवल निष्क्रिय सदस्यता की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15 में यही बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीएनएस के तहत प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देती है? सी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16, बीएनएस की धारा 3 क्लोज 5 और धारा 190 में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? डी, धारा 3 क्लोज 5 के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो सामान्य आशय को साझा करते हैं, जबकि धारा 190 के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की समान आशय को साझा करने के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स एक जेलर के पास एक कैदी जेड का भार है। एक्स जेड की मृत्यु करित करने के आशय से जेड को भोजन की आपूर्ति करना अवैध रूप से बंद कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेड की ताकत बहुत कम हो गई है, लेकिन भूख से उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है और वाई उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं। वो सो बर्खास्त कर दिया और वाई बन गया। वाई एक्स के साथ मिली भगत का या संयोग के बिना जेड को भोजन की आपूर्ति करना अवैध रूप से छोड़ देता है, यह जानते हुए कि जेड की मृत्यु होने की संभावना है। जेड भूख से मर जाता है। बीएनएस के अंतर्गत क्या स्थिति होगी? क्योंकि जेड ने उसको खाना नहीं दिया था, लेकिन उसकी पहले से ही इतनी तबीयत खराब थी कि उसको जो एक्स ने जो उसको खाना नहीं दिया था, तो जेड ने हालांकि जो खाना भी दिया लेकिन वो मर गया। तो इसमें जो बी हो, एक्स हत्या के प्रयत्न का दोषी है क्योंकि उसने हत्या का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 18, ए जानबूझकर जेड की मृत्यु करित करता है, अवैध रूप से जेड को भोजन देने में लोभ करके और आंशिक रूप से जेड की पिटाई करके एक ने अपराध किया है। सी, घोर उपाधि, यानी कि जो मारपीट करी ना उसके साथ बहुत ज़्यादा, उसको घोर उपाधि बोला जाए। भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से बनाई जाए एक वीडियो, आधे घंटे की वीडियो वो भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सीखना आपको डीपली। अगर भाई मोटा मोटा सीखना तो आपकी इच्छा, आप देखो मत देखो, लेकिन आपको अगर डीपली सीखना बारीकी से तो और इंशाल्लाह
बढ़िया सीखना है तो आप मेरे चैनल पर लगे रहो और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।